सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बहुत स्वागत। देखिए, आज कहानी कुर्सी की में हम बात कर रहे हैं उस सबसे बड़े शो की, मोस्ट अवेटेड शो की, जो आप आज रात 9 बजे देखने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से रजत शर्मा के सवाल, मोदी जी के जवाब, रजत जी के सवाल। सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा मंच, भारत मंडपम, दिल्ली का भारत मंडपम, जहां G20 हुआ, और वहां पर रजत जी ने जो बातचीत की, जो सवाल पूछे नरेंद्र मोदी से, और वो भी 4000 लोगों के सामने, जो कहीं नहीं हुआ इससे पहले। वो आप प्रोग्राम आज देखने जा रहे हैं, जो हर मायने में अतुलनीय है। वो आप आज रात 9 बजे जरूर देखिएगा। मुझे मालूम है आप मिस नहीं करने जा रहे हैं, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। रात 9 बजे इसकी कुछ झलक मैंने आपको दिखाई। 370 पर क्या कहना था प्रधानमंत्री को, मुस्लिम रिजर्वेशन पर प्रधानमंत्री को क्या कहना है, पाकिस्तान पर उनको क्या कहना है। नरेंद्र मोदी से रजत जी ने पूछा कि पाकिस्तान के लोग आपकी इतनी चर्चा क्यों करते हैं, पाकिस्तान में इतना डर क्यों है, आजकल वहाँ पर अनजान लोगों को, आतंकवादियों को मारकर चले जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने पूरा जवाब तो अभी हमने आपको नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये जानता हूँ कि वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो परेशानी की वजह मैं हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अपने चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मुस्लिम आरक्षण के बारे में तो बोलते ही हैं। बड़े बड़े जानकार इस बात से हैरान हैं कि चुनावों के बीच में कोई लीडर साफ साफ बिना कुछ बात गोल मोल किए सीधे सीधे ये कह रहा है कि वो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ है। और वैसे तो आप पॉलिटिकली अगर देखिए तो मुसलमानों के खिलाफ जाती है ये बात, जिससे मुस्लिम वोट बैंक नाराज भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नहीं सोचते कि मेरा वोट ना कम हो जाए? फिर भी वो ऐसी बात क्यों इतना खुलकर कह रहे हैं? क्या उन्हें डर नहीं है इस बात का वोट कम हो जाएगा? इस पर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जवाब आपको रात 9 बजे मिलेगा। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी देख लीजिए। किसी ऐसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है। और आप तो चुनाव में खुलेआम कह रहे हैं। खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की जो आप कह रहे हैं इतने खुले। आपने देखा, मुस्लिम आरक्षण पर यह सवाल था। मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन सवाल सीधा यह कि आप आज तक कभी किसी ने बात की नहीं। और ये बात सही है, मुस्लिम आरक्षण पर इतना ठोक करके बात कहना कि भाई ये हिंदुस्तान में नहीं हो सका, ये नहीं मैं चलने दूंगा, और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और मुझे चाहिए इसीलिए 400, ताकि मैं ये सब कुछ रोक सकूं, ना कर पाऊं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मुस्लिम मेंबर्स ने रिप्रेजेंटेशन की बात उठाई थी, विभाजन हो चुका था, तो सरदार पटेल जी ने पता है क्या बोला था? यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस, आप 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने पाकिस्तान बनाया है। यदि इस आज़ाद हिंदुस्तान में आपको नहीं अच्छा लगता है तो आपके लिए ही पाकिस्तान बनाया गया है, आप जा सकते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है सरदार पटेल का। दूसरी बात, धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सभा ने खारिज कर दिया था। मांग उठाई गई थी, वहाँ भी ये मांग उठाई गई थी, ये खारिज कर दिया गया था। लेकिन जैसे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा खड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में आकर के खड़ी हुई हैं। आज 14% मुसलमानों की है, कल मुसलमानों की जनसंख्या 25% होगी, तो स्वाभाविक है कि सारी ये पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में खड़ा हो जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि 25% से वहाँ पर उनका वोट शुरुआत हो रहा है। अब इस देश से निपटा, ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा गंभीर खतरा है इस देश के लिए। खतरा इसलिए है कि कल जाकर के यहीं तक नहीं रुकेगा, कल जाकर के होगा कि हमको शरीयत के अनुसार ही चलने दिया जाए। हमको कानून के सिर्फ सिविल मैटर नहीं, हमको क्रिमिनल मैटर में भी हम शरीयत के अनुसार ही चलेंगे, हमारा इस्लाम का मैंडेट है। ये रास्ता कहाँ तक जाएगा इसकी कल्पना ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, लेकिन इस देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो आरक्षण को, लोग जिसको कहता है निप इन द बड,
जैसे ही वो उसको शुरुआत है, समस्या शुरू है ये कायदे से, तो इसकी बहुत पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए था। बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको डिपोर्ट करना चाहिए था। वो हो सके तो उनको कंसंट्रेशन कैंप, चाहे जहां मैं कहता हूं, बिल्कुल होना चाहिए था। बांग्लादेश मुसलमान आकर के भारत की डेमोग्राफी बदल दे, बंगाल की डेमोग्राफी बदल दे। कंसंट्रेशन कैंप सर गलत शब्द है, डिटेंशन कैंप। डिटेंशन कैंप, डिटेंशन कैंप, सही आपने ठीक किया, अच्छा किया, डिटेंशन कैंप। ऐसी स्थिति जो है, बाहर का लोग आकर के और भारत की जनसंख्या असंतुलन पैदा कर दे, वो वोट बैंक खड़ा कर दे, उनकी लॉयलिटी भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है। उस मुद्दे को लेकर के मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया, इस बात को जिक्र किया कि मुस्लिम आरक्षण नहीं, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है उसको यहीं पर हम जमीन में गाड़ देते हैं, नहीं तो ये कहीं भी लहलहाता फसल यदि खड़ा होगा। ये बात सही है कि पहली बार कोई आदमी खुलकर ये बात कह रहा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कलकत्ता हाईकोर्ट का तो डिसीजन भी आया है कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर बिल्कुल मुसलमानों को ममता बनर्जी ने पूरा आरक्षण दे दिया था, उसे रद्द कर दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। कर्नाटका हाईकोर्ट ने वहाँ के कांग्रेस सरकार से पूछा है कि किस तरीके से आपने कर्नाटक के सारे मुसलमानों को ओबीसी में दिखाकर सबको आप आरक्षण का लाभ दे रहे हो। देखिए, जो मुसलमानों के लिए गरीब और पिछड़े लोग हैं जिनका जो आरक्षण मिल रहा है, उसके लिए ना केंद्र सरकार विरोधी ना मोदी विरोधी है। धर्म के आधार पर जिस तरीके से कांग्रेस धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहती है, लेकिन विदेशी मुसलमान इस देश के नागरिक। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर मैं रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने दूंगा। आप कोई गरीब है उसको देते हो तो आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, उसका वोट बैंक अपना ध्यान रखने के लिए आप सारे मुसलमानों को पिछड़े में डाल दोगे और दूसरे ओबीसी जातियों का हक मार के उनका रिजर्वेशन करके आप मुसलमानों को दोगे, यह संभव नहीं होने दूंगा। और देश की जनता को बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो ओबीसी का आरक्षण लेकर वो मुसलमानों को देगी। देश की जनता को ये समझना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये बताना चाह रहे हैं। आप तो अच्छा क्या वो बंगाल वाली बात याद दिला दी, हाईकोर्ट ने उसको जो है फिलहाल जनता रोक दिया, निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री का संदेश गंभीरता से सुनना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। ये बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी को वोट देने का मतलब, अखिलेश को वोट देने का मतलब, इस देश में वही विभाजनकारी मुस्लिम राजनीति शुरू। अभी तक तो देखिए प्रधानमंत्री रैलियों में बात कहते, तो रैलियों में तो कोई बहुत तफसील से किसी एक मुद्दे पर नहीं बोला जा सकता है, लेकिन यहां इस इंटरव्यू में रजत जी के साथ आप प्रधानमंत्री को इस सवाल पर पूरा डिटेल में जवाब देते हुए सुनेंगे। लेकिन दो पहलू है हर्षवर्धन जी। प्रधानमंत्री जब कहते हैं मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं होने दूंगा, तो लोग कहते हैं कम्युनल बात कर रहे हैं, ये चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर देखिए तो भाई किस नेता को बुरा लगता है कि मेरा वोट थोड़ा और बढ़ जाए। नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत वोट उनको मिलता है, लेकिन मुसलमान का भी मुझे वोट मिल जाए, भाई ये इच्छा उनके मन में भी क्यों नहीं आ सकती है? तब भी वो ये बात कह रहे हैं जानते हुए कि ये इससे वो शायद वो नहीं होगा। देखिए, लोकतंत्र में शासक को अपनी नीतियों से जनता पर प्रभाव छोड़ना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी से पहले तक के प्रधानमंत्रियों में से अधिकांशतः शासन और उसकी नीतियों के जरिए नहीं, प्रतीकात्मक तौर पर जनता के ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते थे और लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश करते थे। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के साथ, इस देश की आत्मा के साथ एक तरह से कहें कि ईमानदारी नहीं बरती जब वो सोमनाथ मंदिर के लिए नहीं गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति को भी उन्होंने रोका। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आप जब जानते हैं कि इस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, हिंदुओं ने कहीं नहीं कहा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप कोई वो मतलब अपना कोई मनुस्मृति या कुछ और लेकर आइए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हिंदुओं ने ही बैठकर संविधान बनाया, दुनिया के अलग अलग देशों से कुछ कुछ उठाया, उसके बाद संविधान सभा बैठी, उसने सारे मुद्दों पर बहस की, उसमें ये सारे मुद्दे थे। उस मुद्दे में एक बड़ा मुद्दा था कि भैया धर्म के आधार पर आरक्षण हो या नहीं, सबने सिरे से खारिज कर दिया। और एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा ना के बराबर होती है कि भाई अगर हम आरक्षण देंगे धर्म के आधार पर, तो जो हिंदू धर्मांतरित होता है मुसलमान, रोज लव जिहाद के किस्से आ रहे हैं, और कोई अगर ये कहे कि झूठ है तो उससे बड़ा बेईमान कोई इस धरती पर है नहीं। लव जिहाद इस देश का एक सच है और देश का नहीं दुनिया का सच है। अब उससे आगे की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों का वोट चाहते हैं, इस देश के हर नागरिक का वोट चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई। अब हिंदू मुस्लिम ईसाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो गलत है, ये भी एक फ्रॉड सेकुलरिज्म का नजरिया है, क्योंकि सिख जैन बौद्ध ये हिंदू ही हैं,
ये अलग अलग सेक्ट निकल गए हिंदुओं में से। लेकिन क्या सरकार की नीतियों में कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन क्या यह हो सकता है कि जो हमारी संविधान सभा ने कहा उसको कोई नेता पलट दे? और प्रधानमंत्री तो दुस्साहस का काम कर रहे हैं कि जो कुछ मुसलमान उनकी तरफ आए भी होंगे, हो सकता है वो पलटकर दूसरी तरफ चले जाएं। कुछ लोग जो हिम्मत भी कर रहे होंगे दूसरी तरफ चले जाएं। फिर भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रहे हैं, सब पूछ रहे हैं थर्ड टर्म में 400 पार में बहुत कुछ क्या होगा। इसको नोट कीजिए। और आज मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं, थर्ड टर्म में इस देश से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले थोड़ी खत्म हो जाएंगे, वो तो करते रहेंगे जहां भी है। आपको लगता है कि इसके बाद वो रेलेवेंट रह जाएंगे तब ना इसके बाद राजनीतिक तौर पर वो बचेंगे? आपको लगता है? और अगर बचेंगे भी तो उनका साहस नहीं होगा कि मुसलमानों के नाम पर वोट मांगे। वरना आप सोचिए, पहले शाही इमाम जामा मस्जिद वाले बुखारी साहब, वो याद है? भूल गए? हर मोहल्ले हर गली में एक मौलाना कहता था कि हम बताएंगे कौन कहां जाएगा मुसलमानों को। अब क्यों नहीं बताते हैं वो सब? क्योंकि उनको पता है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स अब डर के, दब के, छिप के, चुप्पे चुप्पे मस्जिद में अनाउंसमेंट करके तो हो सकती है। सार्वजनिक कोई खड़ा होकर तकरीर करेगा कि हम तय करेंगे कि मुरादाबाद का सांसद कौन होगा, हम अकलियत के लोग तय करेंगे, बोल सकता है क्या कोई? अरे देखिए, बहुत सहारनपुर के हम तय करेंगे, कोई बोल सकता है क्या? अब किसी की बोलने की हैसियत नहीं रही। देखिए, जैसे मुस्लिम आरक्षण वाली बात है, बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कम से कम एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी नीति बनाते वक्त या फैसले लेते वक्त इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि ये मेरे लिए चुनावी वोट की दृष्टि से मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। जो ठीक है देश के लिए, जो होना चाहिए वो करते हैं। लेकिन आप मुझे अगर ऐसे कोई उदाहरण दे सके भाई जिसमें नुकसान होने का भी खतरा था तो भी मोदी ने किया। देखिए, उसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण हम कहें तो जब इस देश में बार बार और एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ, मैं भी उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 2014 से 24 में इस देश के मुसलमानों को नौकरियों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी। 2014 से 24 में एमएसएमई जो होता है, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम, उसको जो कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनको मिली। जो हुनर वाला जो कार्यक्रम शुरू किया उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी मिली। जब आप कहते हैं कि इस देश के लोगों को सरकार ने हैंड होल्डिंग करके किया, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उनकी मिली। मुसलमानों को बिना किसी पुरुष के महिला भी जा सकती है हज पे, किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। मुस्लिम एम्पावरमेंट हुआ। 3 तलाक का मसला, वो भी पूरी तरह से मुस्लिम एम्पावरमेंट हुआ। कई बार तो उग्र हिंदू लोग ये भी कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी तो वो कौन थे ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी जी के मित्र, अब्दुल्ला भाई की कौन भाई थे? हाँ। तो वो भी मीम खूब चलता है कि मोदी जी के अब्दुल्ला भाई आ गए। अब पता नहीं, शायद नाम मैं भूल रहा हूं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है और वो मुसलमानों के खिलाफ उनको गुस्सा नहीं है, न शासक के तौर पर नीति में दिक्कत है। लेकिन अगर मुसलमान होने की वजह से हिंदू के साथ अन्याय होगा तो वो खड़े हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये गुजरात ने भी देखा है, ये देश ने भी देखा है और तीसरे टर्म में इसको और मजबूती से देखेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। जी ठीक। लेकिन इस चुनाव में आपको ऐसा लगता है क्या, मतलब भाई मुसलमानों को कितना वोट मिलता है भाजपा को? कहीं 8% के करीब। बीच में बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हुए, प्रधानमंत्री ने भी अपने लोगों से कहा जाओ काम करो, वोट की चिंता मत करो, लेकिन मुसलमानों के बीच में जाओ, जाके काम करो। फिर उसके साथ फिर ये वाली बात जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये सवाल इसलिए हुआ कि आपको वोट चाहिए भी, लेकिन तब भी आप ये बात कह रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जैसे हर्षित ने बताया कि वो वोट बैंक को ध्यान रख के बात नहीं करते, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां है, युवा है, महिला है, गरीब और किसान है। मैं उनके उद्धार के लिए काम करता हूँ। इसमें 140 करोड़ लोग पूरे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते और उन्होंने कहा है कि मैं किसी और को यह भेदभाव नहीं करने दूंगा। चीज जोड़ूंगा, मैं सोच रहा, ध्यान में आया अभी, आप पूरा कर लीजिए तब मैं बोलूं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट को देखे कोई बात नहीं करते हैं। और जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं धर्म के आधार पर, जो कांग्रेस का एजेंडा है कि हम ओबीसी से आरक्षण लेकर मुसलमान को अपने वोट को देने की कोशिश करेंगे, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार हर रैली में इस बात का जिक्र है और देश की जनता को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस का छिपा हुआ एजेंडा समझो। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे पकड़ लिया है, देश की जनता को अवगत करा रहे। ये अब देश की जनता का काम है कि जो प्रधानमंत्री बता रहे उसे ठीक से समझ ले। ये देखिए, अभी आपने कहा था ना, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी देता हूं, इसको आप लोग भी खोज के पढ़िए। नूह तो सबको याद होगा, हरियाणा वाला, मेवात वाला नूह।
नूह जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देश में 112 पिछड़े जिले थे जिनको प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़ा नहीं कहेंगे, इनको हम एस्पिरेशनल आकांक्षी जिले कहेंगे। नूह ने नीति आयोग की जो रैंकिंग थी उसमें सेकंड पोजीशन हासिल की कई पैरामीटर्स पर। अच्छा, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों का जीवन स्तर ठीक करना, मुसलमानों तक सब योजना पहुंचाना, मुसलमानों को मुख्यधारा में लाना, ये प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन अपीजमेंट नहीं होने देंगे। चलिए साहब, मुझे एक और ब्रेक लेने के लिए उठना पड़ रहा है, लेकिन हर सवाल पर तालियां, हर जवाब पर जोश बढ़ाते हजारों लोग, और आज एक बार फिर सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं और नया इतिहास बनेगा।